आज सॉल्यूशन का हमारा पार्ट 6 है। लास्ट टाइम हमने 5th पार्ट में पढ़ा था राउट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एजेट्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिए आप इसे। एजेट्रॉप्स स्थिरक्वाथी जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि एजेट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, ये इस तरीके से लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं। दो मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो एजेट्रॉप्स होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजेट्रॉप्स कहलाते हैं। पहली बात, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और वही एजेट्रॉप्स कहलाते हैं। देखिए एजेट्रॉप्स में होता क्या है, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है। द्रव का क्या हुआ है, एक बाइनरी सॉल्यूशन, यू नो इट वेरी वेल, बाइनरी सॉल्यूशन जिसके दो घटक होते हैं, एक विलय और एक विलायक और लिक्विड फॉर्म में। देखिए इसमें क्या होता है, पहला एजेट्रॉप्स के लिए पहली बात है कि ये बाइनरी सॉल्यूशन है सर। दूसरा, इस बाइनरी सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी समान कंपोजिशन होता है। यानी समान कंपोजिशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन आपने लिक्विड फेज में लिया था उतना ही वेपर फेज में भी होगा। यानी इनकी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है वो बदलता नहीं है। अभी आप एग्जांपल से समझेंगे आगे कि किस प्रकार से नहीं बदलता, कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि ये एक स्थिर ताप पर क्या होते हैं, बॉइल्ड होते हैं। इनका एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइल्ड होने लगते हैं एजेट्रॉप्स। बॉइल्ड एजेट्रॉप कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल्ड होते हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, इनका कंपोजिशन नहीं बदलता। सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जितनी आपने लिक्विड फेज में लिया उतने ही वेपर फेज में भी होते हैं इनका और नेक्स्ट जो चौथा इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको हम एजेट्रॉप्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। प्रभाजी आसवन के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते, इसको हम एजेट्रॉप्स के थ्रू ही अलग कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि एजेट्रॉप्स का जो संगठन है वो समान कैसे होता है। देखिए बेटा, हमारे पास माने ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, ये लिक्विड फेज है। अब देखिए इस सॉल्यूशन का एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये बॉइल्ड होता है। इसे बॉइल्ड किया तो बॉइल्ड होने पे क्या होता है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के जितने कण आपने लिए हैं, जितनी मात्रा में भी आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को लिया है, वो सारे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी वेपर फेज भी उतनी हो जाती है जितनी लिक्विड फेज होती है, यानी दोनों बराबर। अब देखिए कोई सॉल्वेंट आपने लिया है यानी कोई सॉल्यूशन आपके पास है जो बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, और अगर वो कंप्लीटली ही जितना कंपोजिशन उसका लिक्विड फेज में था कंप्लीटली वही कंपोजिशन वेपर फेज में आ जाए तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है आसवन जो होता है उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस, मॉलिक्यूल्स डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये एजेट्रॉप्स है और एजेट्रॉप्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। यानी जितना आपने लिक्विड फेज में लिया सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर फेज में भी कन्वर्ट हो गया। इसीलिए इसकी परिभाषा है कि द्रव और वाष्प अवस्था में इनका जो संगठन होता है वो समान होता है और एक स्थिर ताप पर बॉइल्ड होते हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन है और इन्हें हम प्रभाजी आसवन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये कहलाते हैं एजेट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए बेटा एजेट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स यानी न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी, हिंदी में अगर हम कहेंगे एजेट्रॉप्स, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। ये दो प्रकार के हैं, एक मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स है। यानी मैक्सिमम अधिकतम बॉइलिंग क्या कहते हैं इसको हम एजेट्रॉप्स यानी स्थिरक्वाथी। ये टू टाइप्स के हैं। अब हम इस टू टाइप्स को पढ़ेंगे। हमारे पास अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एग्जाम्पल के रूप में आता है कि बताइए ये अधिकतम स्थिरक्वाथी क्यों है और मिनिमम। अब बेटा हमारे पास देखिए एजेट्रॉप्स टू टाइप्स में पहला है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स एजेट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स एजेट्रॉप यानी न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी। अब किसको कहेंगे, देखिए बेटा समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात मैंने आपको कहा कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। हमने राउट्स के नियम में नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे। आपने देखा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउट्स के नियम से, एक नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउट के नियम से। तो बेटा जो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप्स होते हैं ये राउट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब देखिए याद करेंगे हम ये अभी जब मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से कि पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है राउट्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा कौन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप्स। मेन है कि ये राउट के नियम का पालन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और उसका उदाहरण देखिए बेटा वाटर एंड एथेनॉल।
पहला एग्जांपल है इसका वाटर एंड एथेनॉल, यानी पानी और एथेनॉल का अगर हमने एजोट्रॉप्स मिक्सचर बनाया, देखिए कैसे, ये पानी है, ये एथेनॉल है, और जब हमने पानी और एथेनॉल को मिलाया, इनके संगठन को मिलाया, तो ये हमारे को जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ वाटर एथेनॉल का, ये प्राप्त हुआ। अब देखिए एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि इनका हमने पढ़ा था कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब कैसे फिक्स होता है, देखिए जब हम वाटर और एथेनॉल का एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं यानी इनको मिलाते हैं, तो उसमें देखिए पानी 5% होता है और 95% क्या होता है, एथेनॉल होता है। ये कंपोजिशन है, यही मेन चीज है कि ये जो फिक्स कंपोजिशन है ये चेंज नहीं होता। देखिए पानी 5% रहता है और एथेनॉल कितना रहता है इस सॉल्यूशन में, 95%। ये 5% पानी, यहाँ पे 95 एथेनॉल है, और जब सॉल्यूशन बना तब भी ये 5.95% के रूप में रहता है। देखिए ये लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में कहीं पे कि 5% वाटर एंड 95% एथेनॉल, से आप क्या समझे, तो ये इसका फिक्स कंपोजिशन है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, देखिए आप जानते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो सॉल्यूशन जो इनका बनता है वाटर एंड एथेनॉल का, तो इस बिलियन का जो टेम्परेचर आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, ये 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। देखिए बेटा आप जरा ध्यान गौर करिए, ये हाँ कंपोनेंट ए मान लीजिए आप, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कंपोनेंट बी का 78 है, और जब दोनों कंपोनेंट को मिलाया तो ये देखिए आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 78.1। यानी टेम्परेचर अपने अवयवों से जिनसे मिलके बना है उससे सॉल्यूशन का तापमान क्या है, कम है। तापमान क्या है, इसका मतलब आप क्या समझे कि तापमान कम का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। अपने कंपोनेंटों से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब इसके कणों के बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो कम है, इसलिए ये जल्दी बॉइल्ड हो जा रहा है, और इनके बीच में ज्यादा, इसलिए ये बॉइल्ड होने में ज्यादा समय ले रही। मैंने केल्विन में भी लिखा है, ध्यान रखिए, कई बार केल्विन में भी होता है। 373 केल्विन हो गया, क्लियर है, 273 ऐड कर दीजिए 273 को, तो यहाँ पे देखिए एथेनॉल का केल्विन में 353.37 केल्विन है, और जब दोनों को मिला दिया गया तो उसके बाद देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351.15। देखिए इसका मतलब क्या है कि बिलियन का जो तापमान है वो अपने विलायकों के तापमान से क्या है, कम है, इसीलिए क्या है, मिनिमम है। पॉइंट इज क्लियर। मिनिमम क्यों कहा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने कंपोनेंटों से जिनसे दो बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन से मिलकर के जो बना है, उसमें उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपने अवयवों से क्या होगा, कम होगा। अब याद करिए कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो याद करिए राउल्ट के नियम में हमने क्या कहा, वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है और एथेनॉल के बीच के कणों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये हाई है इन कंपेरिजन टू वाटर एंड एथेनॉल सॉल्यूशन। पॉइंट इज क्लियर। रीजन क्लियर हो गया कि इनके बीच में अट्रैक्शन बल अधिक है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, या केल्विन में इनका टेम्परेचर ज्यादा है, डिग्री सेल्सियस में ज्यादा है। तो उसके सॉल्यूशन के बीच में अट्रैक्शन बल कम है, तो इसलिए वो बड़ी आसानी से क्या होंगे, बड़ी अट्रैक्शन फोर्स इसके बीच में कम है, तो वो कम टेम्परेचर पे बॉइल्ड हो जाएंगे। और पॉजिटिव डेविएशन यही कह रहा था कि अपने अवयवों से बिलियन जो बना, उस बिलियन का जो तापमान अट्रैक्शन फोर्स होता है वो जब कम होता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। यानी P इज लेस देन P0A XA प्लस P0B XB। याद आ रहा आपको, P इजिकल टू इज लेस देन था PA प्लस PB से। ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और आप देखिए यही हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, घटने के कारण मिनिमम, और जिसका तापमान कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वो जल्दी वेपर में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो ये इसका रीजन है। कोई पूछता है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है, तो रीजन बिहाइंड इट यही है, पॉजिटिव डेविएशन से रिलेट किया राउल्ट के नियम से, क्योंकि इसके बीच फोर्स कम होता है, जल्दी बॉइल्ड हो जाते हैं, इसलिए अपने अवयवों से कम होता है, इसलिए ताप टेम्परेचर भी उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एथेनॉल और बेंजीन का। देखिए एथेनॉल और बेंजीन का जो मिक्सचर हमने लिया, उसमें एथेनॉल और बेंजीन लिया, अब उसका जो सॉल्यूशन बना वो एथेनॉल और बेंजीन के रूप में बना। अब आप देखिए एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 351 है और बेंजीन का 353 केल्विन है, और जब इन दोनों का मिक्सचर बन रहा है, सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, तो 340.8, यानी देखिए टेम्परेचर में क्या आ रही है, डिक्लाइन हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, यानी मिनिमम हो गया। और क्यों घट रहा है, इट मीन्स
इनके एथेनॉल के कणों के बीच और बेंजीन के कणों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ एथेनॉल और बेंजीन के सॉल्यूशन की। इन दोनों के सॉल्यूशन के क्या है, वो ज्यादा है, इसलिए इसका वाष्प दाब क्या होगा, वेपर प्रेशर अधिक होगा। और राउट्स के नियम के में ये क्या दिखाएगा, फिर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको वाटर एंड एथेनॉल का समझाया था, बिल्कुल वही प्रोसेस, वही चीज आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, इट मीन्स इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसका संगठन सॉल्यूशन बनाने में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एजोट्रॉप्स है। ये क्या है बेटा, एजोट्रॉप है। दूसरा उदाहरण है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 मैक्सिमम। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप यानी अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। दूसरा कैसे होता है, देखिए अब इसमें क्या होता है, ये भी राउट के नियम का पालन नहीं करते क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन देखिए ये निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउट के नियम से, ऋणात्मक विचलन। याद कीजिए ऋणात्मक विचलन, अभी एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा हमारा। इसका सबसे मेन उदाहरण है बेटा, देखिए एग्जांपल वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कंपोजिशन पूछा जाता है कंपटीटिव एरा में भी। देखिए वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का जो कंपोजिशन है उसमें देखिए पानी लिया हमने और प्लस क्या लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया, और उसका जो सॉल्यूशन बना वाटर एंड नाइट्रिक अम्ल का बना। देखिए इसका जो संगठन है वो फिक्स्ड होता है, इसमें वाटर 32% होता है और पानी कितना होता है, 68% होता है। पानी 32% और नाइट्रिक एसिड कितना होता है, 68%, 68% होता है। तो ये फिक्स कंपोजिशन है। जब इनको मिलाया जाता है तो ये कंपोजिशन इसमें नहीं बदलता है, और जितना आपने लिया है उतना ही क्या हो जाते हैं, वेपर में भी वही कंपोजिशन क्या होता है और समान संगठन वेपराइज्ड भी हो जाता है, इसलिए ये एजोट्रॉप्स है। अब देखिए इसके बॉइलिंग पॉइंट्स को देखते हैं। 373 केल्विन वाटर, 356 केल्विन नाइट्रिक एसिड का होता है और 398 केल्विन इनके सॉल्यूशन का है। आप देख रहे हैं कि पीछे वाले में हमने देखा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने अवयवों से क्या था, कम था। यहाँ पे देखिए अपने अवयवों से सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अधिक है। अब अधिक का मतलब क्या हुआ कि इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, यानी ये जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे। लेकिन जब उनका सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन बनने पे इनके कणों के बीच में वाटर एंड क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इसको बॉइल्ड होने में ये ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं। जो ज्यादा तापमान लेगा उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो अवयव हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनका जो टेम्परेचर है वो अपने सॉल्यूशन से क्या है, कम होता है। याद कीजिए हमने क्या लिखा था, P टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, इज वाष्प दाब के रूप में इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, इज लेस देन क्या हो जाएगा, PN PB। उसमें क्या था हमारा कि वाष्प दाब ज्यादा हो रहा था किसका, इसका क्या नाम कहते हैं, सॉल्यूशन का। इसमें क्या हो जाएगा, PA एंड प्लस PB, यानी वाष्प दाब बढ़ गया, इसमें क्या हो गया, इसका घट गया। तो क्या नाम कहते हैं, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर। अब देखिए मैक्सिमम क्यों हुआ, तापमान बढ़ रहा है, अपने कंपोनेंट से इसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप। और डेविएशन क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, नाइट्रिक अम्ल एंड वाटर का कंपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का सॉल्यूशन बन रहा है। बॉइलिंग पॉइंट पे नजर मारिए, क्लोरोफॉर्म के 334 केल्विन, आपका देखिए एसीटोन का 329 केल्विन, एंड जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका 338 केल्विन। देखिए अपने कंपोनेंटों से यानी अवयवों से मिलकर के जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स है। यानी क्लोरोफॉर्म के बीच में कणों के बीच में सीसी कणों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लो होगा, एसीटोन का भी लो होगा। इन कंपेरिजन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म उनका जो सॉल्यूशन है उनके बीच में लगने वाले कणों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन कम होगा, इसलिए ये क्या दिखाएंगे, राउट्स के नियम से नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और देखिए इनका कंपोजिशन कितना, 80% क्लोरोफॉर्म होता है और 20% क्या होता है, एसीटोन होता है। ये इस प्रकार से ये राउट्स के नियम का नेगेटिव डेविएशन है और इसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप कहते हैं। जस्ट कंसंट्रेट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड देयर सॉल्यूशंस, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक ना एक हमसे पूछा जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। देखिए
सॉल्यूशन डिपेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुणधर्म जिसे हम कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। सॉल्यूशन डिपेंड ऑन मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉट इन नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी ऐसा विलयन जो निर्भर करता है विलेय के मोनों की संख्या पर, जो निर्भर करता है विलेय के मोनों पर, न कि विलेय की प्रकृति पर। यानी आपने कोई विलयन बनाया, सॉल्वेंट में किसी विलेय को डाला, तो ये इससे निर्भर नहीं करता कि विलेय आपने क्या लिया, जो आपका विलेय है वो क्या लिया है। और देखिए उसमें ये नहीं होता नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन हम सॉल्यूट हम लेते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि आपने विलेय की प्रकृति, माना आपने शुगर लिया, आपने ग्लूकोज लिया, आपने यूरिया लिया, तो ये नहीं होता, उससे मतलब नहीं है आपने सॉल्वेंट पानी में किसको घोला है, शुगर को घोला है या यूरिया को घोला है या ग्लूकोज को घोला है, कितने मोल घोले इससे डिपेंड करता है, ये नहीं होता नेचर से। तो कहने का मतलब है डिपेंड ऑन मोल्स नॉट इन नेचर, यानी प्रकृति बदलने से सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मोल्स के बदलने पर सॉल्यूशन पे फर्क पड़ता है। अब देखिए ये कितने प्रकार की होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, लोअरिंग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कमी, वाष्प दाब में कोई कमी हुई क्या किसी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन को मिलाने पर वाष्प दाब में क्या प्रभाव पड़ा, ये हम पढ़ेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए इसमें हिमांक में अवनमन, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी, और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट करना हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, कि क्या इनके सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट मींस इससे बनने इन जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं अभी वन बाय वन, चारों की चारों हम पे इंपॉर्टेंट है। पहले हम शुरू करेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में अपेक्षित जो है अवनमन क्या होता है, कमी कैसे होती है। देखिए बेटा हमारे पास जो ये सॉल्यूट होता है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, जो विलेय होता है नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल होता है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बेटा मैंने उदाहरण लिया पानी का वेपर प्रेशर कैसे होता है। देखिए जब हम पानी को गर्म करते हैं या पानी नॉर्मल कंडीशन में भी सामान्य ताप पर भी वेपराइज होता है, तो देखिए होता क्या बेटा, ये पानी यानी लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज में तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पे हैं लिक्विड के। देखिए लिक्विड पे सरफेस पे मॉलिक्यूल जो मौजूद है, कुछ मॉलिक्यूल कहाँ है, अंदर है। तो देखिए बेटा वेपराइज कौन से मॉलिक्यूल होंगे, जो अंदर है उस पे तो चारों तरफ से अन्य कणों ने उसको क्या कर रखा है, घेर रखा है, नीचे भी है दाएं बाएं भी फोर्स लगा हुआ है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उन मॉलिक्यूल पे केवल वन साइडेड अट्रैक्शन फोर्स होता है ऊपर की तरफ, और फोर्स नहीं होता। तो ये मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, वेपराइज्ड हो जाते हैं। इसीलिए सरफेस के मॉलिक्यूल जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आती है बात की, ये तो था सॉल्वेंट का कि सॉल्वेंट कैसे वेपराइज होता है। लेकिन यदि हम इस सॉल्वेंट में यानी पानी में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्यूट मिला दें, जैसे ग्लूकोज यूरिया या शुगर मिला दें, तो क्या होगा। देखिए जैसे ही हम वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, यानी जो वाष्पशील सॉल्यूट नहीं है, विलेय नहीं है, तो क्या होता है कि विलेय के कण ये जो सरफेस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जगह ले लेते हैं। जब विलेय आएगा तो इसके अंदर जाएगा सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या करता है, इन सरफेस पे मौजूद जो कण है इनके बीच की जगह को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अब जब इनके बीच की जगह कवर कर लेगा तो सरफेस पे मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इस समय ज्यादा है, लेकिन जैसे ही इसमें हम सॉल्यूट डिजोल्व करेंगे वो नॉन वोलेटाइल है, उसको वो वोलेटाइल नहीं होगा, वाष्पशील नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि वो जगह ले लेंगे किसके, इनके मॉलिक्यूल के बीच में। अब जब इनके सरफेस के मॉलिक्यूल में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई तो वेपराइजेशन भी क्या हो गया, कम हो गया। जितने कम मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट के, उतना ही कम क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा। ये कारण है वेपर प्रेशर का कम होना, और इसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसी वोलेटाइल सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाने पर उसका वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब वही वाष्प दाब में जो कमी है वो कितनी होगी, देखिए बेटा वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ वो क्या हुआ, PA0, जो ऑल्टरनेट वेरिएबल PA0 क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब। आप जानते हैं कि सॉल्वेंट जो है वाष्प दाब का अपना, सॉल्वेंट का वाष्प दाब प्योर जो था वो जब वो सॉल्यूशन में गया तो उसके मुकाबले उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया।
तो अवनमन क्या हुआ, P0A माइनस PS, सॉल्यूशन के वाष्प को प्योर सॉल्वेंट के वाष्प से माइनस कर देंगे, ये वाष्प में कमी आई। अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो सॉल्यूट यूज किया वो कैसा है, सॉल्यूट के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हैं। रिलेटिव यानी उसके आपेक्षिक लोअरिंग निकालते हैं, किसके, वेपर प्रेशर की, रिलेटिव। तो देखिए कैसे निकलेगा, वाष्प में अवनमन यानी कमी, कमी को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा पी, PA माइनस PS, यानी PA0 क्या है, नोट क्या है हमारा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, याद करिए, राउल्ट्स लॉ कहता है कि वाष्प दाब जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में टोटली किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के वाष्प दाब पे डिपेंड करता है। तो राउल्ट्स लॉ से हमने देखा था, तो हमने सॉल्यूट को भूल जाएंगे, तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, PA0। तो PA0 के लिए राउल्ट्स नियम था PS इंटू PA0 इंटू XA, XA यानी मॉलिक्यूल, मोल्स, किसके, सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर। तो अब देखिए ये PA की वैल्यू को हम यहां पुट कर लेंगे, किसकी जगह, PS की जगह। तो PA नॉट माइनस PA नॉट XA ऊपर आ गया। अब यहां से इसे कॉमन ले लेंगे बेटा, PA0 को जैसे हमने कॉमन लिया, हमें क्या मिला, 1 माइनस XA, डेल्टा P इक्वल टू PA0 XB। अब देखिए ध्यान रखिए, हमने मोल प्रवाह पढ़ा था, मोल प्रवाह में XA प्लस XB इक्वल टू कंप्लीट कितना होता है, 1 होता है, मोल प्रवाह किसी का भी 1 के बराबर होता है। तो अगर हम यहां से 1 माइनस x करेंगे तो किसकी वैल्यू होगी, XB की। तो 1 माइनस x यानी XB क्या है, A तो है हमारा सॉल्वेंट और B क्या होगा फिर हमारा सॉल्यूट। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, चूंकि XA प्लस XB इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया हमारा। अब देखिए बेटा इसे आगे कंप्लीट कर दें। इसमें क्या होता है, डेल्टा P, देखिए इसको अगर हम ऐसे ले लें, डेल्टा P और P0 को एक साथ दे दें, P0A इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं, P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ये डेल्टा P तो है हमारा, हमने यहां पुट कर दिया, और क्योंकि हमने सॉल्वेंट को उसके साथ रिलेट कर दिया, तो ये हो गया, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सॉल्वेंट का वाष्प दाब है, प्योर सॉल्वेंट का, तो इसको हमने इससे रिलेट किया, तो PA माइनस PS अपॉन P0A लिया XB। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, विलेय के मोलों के बराबर। किसके बराबर है, डिपेंड ऑन विलेय के मोलों की संख्या पे। हमने शुरू में पढ़ा था ना, कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसमें विलयन किस पे डिपेंड करता है, विलेय के मोलों की संख्या पे डिपेंड करता है, ना कि प्रकृति पे डिपेंड करता है, नेचर पे। तो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है ना XB पे, विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए बेटा, यदि हमारे XB कैसे निकालेंगे हम, देखिए वी नो इट वेरी वेल, XB इक्वल टू क्या होता है, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि हम जब मोल प्रवाह निकालते हैं तो B यानी विलेय का निकाला, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलाय के मोलों की संख्या। विलाय के मोलों को मैंने कैपिटल N लिख दिया, क्या लिख दिया है, कैपिटल N से कर दिया। यही ऐसे तो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन में क्लियर किया। अब बेटा अगर सॉल्यूशन यानी किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन कैसा है, तनु है, डाइल्यूट है, तो उसके लिए हम जो ये N की वैल्यू है इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, यानी N इज क्या मान लेते हैं, विलेय क्या है, बहुत कम मात्रा में है अगर सॉल्यूशन में, तो हम उस स्मॉल n को क्या मान लेते हैं, तनु सॉल्यूशन के लिए नेगलेक्ट कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। तो तब क्या बचता है हमारे पास, तब हम पे बचता है बेटा XB इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। क्या बच गया हम पे, XB इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N, ध्यान रखिएगा। अब देखिए XB अपॉन कैपिटल N, M में हमने क्या निकालना है, अभी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। देखिए कैसे, अब देखिए N की वैल्यू, विलेय का ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कैसे निकलता हमारा है, W1 अपॉन विलेय का अणुभार। आपको पता है N कैसे निकलता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। तो हमने स्मॉल n के लिए W1
और M1 कर लिया। विलायक का कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2, यानी विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए आप, तो XB इक्वल टू क्या हो गया हमारा? W1 अपॉन M1 अपॉन W2 अपॉन M2 हो गया बेटा। या इसी को आप क्या कर सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? XB इक्वल टू W1 M2 अपॉन W2 M1। क्लियर हो गया। ये N की वैल्यू रख दी हमने मोल प्रवाह में। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, विलाय का द्रव्यमान बटे विलाय का अणुभार, इसको जब पुट किया तो M2 ऊपर चले जाएगा, तो W1 M2 W2 M1। इस वैल्यू को हम किस में पुट कर लेंगे? इसमें पुट कर लेंगे। कहां पर है? XB। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखिए, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB की वैल्यू क्या हो गई हमारी? XB की वैल्यू हो गई W1 M2 अपॉन W2 M1। क्लियर? वैल्यू पुट कर दिया XB की जगह। यहां से हमें विलेय का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है? विलेय क्या है हमारा? M1। विलेय क्या है? M1। तो M1 को बाहर कर दो, तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा W1 M2 अपॉन W2 इंटू P0A माइनस PS अपॉन P0, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। हम किसी विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले में XB की वैल्यू को रख करके। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो ये है हमारे पास किसी अणुभार निकालने के लिए आता है, वाष्प दाब की लोअरिंग दी होगी तो हम इस फॉर्मूले से विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और ये क्या है? विलेय का अणुभार। ये क्या है? विलेय का अणुभार। ध्यान रखिएगा, ये N कैसे आया? हमने मोल प्रवाह से पढ़ा है, यानी विलेय के मोलों के विलेय हो गया। XA तो हमारा क्या था? XA हमने क्या लिया था? सॉल्वेंट लिया था। तो XB क्या हमारा? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के लिए निकाला। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, यानी सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं N की वैल्यू को, तो वो N कैपिटल N मान लिया जाता है। और उसकी वैल्यू को जब हमने यहाँ पुट किया, हमने पहले ही मोल प्रवाह निकाल रखा है, तो ये हमारा निकला M डैश इक्वल टू रिलेशन W1 M2 अपॉन W2 एंड क्या हो गया? P, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन को समझिए, अच्छे से करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, पक्का हमारे पास एग्जाम में जरूर आता है। इसकी आप तैयारी करते रहिए।